नमस्कार। भाषा र साहित्यको सङ्गम कार्यक्रम अन्तरङ्गमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म घनश्याम पथिक। भाषा त्यो माध्यम हो जसले समाजलाई जोड्ने काम गर्दछ र साहित्य समाजको ऐना हो जसले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। कार्यक्रम अन्तरङ्गमा हामी यिनै दुईवटा तत्त्वहरूको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो सिर्जना यात्रामा लागिरहनुभएका सर्जकसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार पूजा बहार। उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा आज हामी जुटेका छौँ। कार्यक्रममा कुराकानी थाल्नुभन्दा पहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ आजका हाम्रा अतिथिको व्यक्तिगत विवरण। 5 अक्टोबर सन् 1986मा बिहारमा जन्मिनुभएका आजका हाम्रा अतिथि पूजा बहारको वास्तविक नाम पूजा गुप्ता रहेको छ। हाल उहाँ सुनसरी दुहबीमा बस्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको पिताको नाम श्री पशुपतिनाथ गुप्ता र माताको नाम रीता देवी गुप्ता रहेको छ। प्रकाशित कृतिहरूमा मैं गुमनाम सी, नेहिया के फुलवा, हाँ और म कहानी रहेका छन्। 3वटा प्रकाशित कृति रहेका छन् भने मान सम्मान पुरस्कारमा कादम्बरी पुरस्कार, न्यू सृष्टि दैनिक पुरस्कार लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी पुरस्कारहरू उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हजुर, तपाईँहरूले आजका हाम्रा अतिथिको व्यक्तिगत विवरण थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब भने हामी कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी। 3वटा कृति निकालिसक्नु भएको छ। यो 3वटै कृति हिन्दीमा हो? हाँ, दो कृतियाँ मेरी हिंदी में है और एक भोजपुरी में है। जस्तो कि तपाईँले भोजपुरी भाषामा साहित्यिक कृतिहरू निकालिरहनु भएको छ, कलम चलाइरहनु भएको छ। तर नेपालमा भोजपुरी भाषाका काव्यिक गोष्ठीहरू भइरहेको म पाउँदिनँ। कविता गोष्ठी, होइन? ये सही बात है। यहाँ जो मोरंग है, सुनसरी है, या फिर इधर और भी आगे में देखते हैं आसपास क्षेत्र में भोजपुरी का बहुत कम मतलब देखती हूँ साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं। लेकिन आप वही चल जाइए वीरगंज की तरफ में, वहाँ तो बिल्कुल हम जैसे कि बिल्कुल जो पहाड़ी समुदाय है वहाँ के लोग भी भोजपुरी बोलते हैं। मुझे सुन के बहुत खुशी होती है। होता है कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं कोई चीज़ कम है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि हमारे नेपाल देश में हमारी भोजपुरी मातृभाषा 3रे नंबर। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही नाज की बात है। मैथिली भाषामा लेख्नु न तो दोस्रो नम्बरको ये मेरे भोजपुरी जो है मेरे घर की भाषा है, मेरी मिट्टी की भाषा है, मेरी मातृभाषा। हम लोग घर में भोजपुरी ही बोलते हैं। मैथिली आउँदैन तपाईँले? नहीं, मुझे मैथिली उतनी अच्छे से नहीं आती है। तपाईँ दुबी सुनसरीबाट भोजपुरी काव्यिक गोष्ठी साहित्यिक कार्यक्रमको लागि जनकपुरतिर वीरगंजतिर जानु भएको छ? नहीं, मैं नहीं जाती हूँ। जो भी अक्सर यहाँ विराटनगर में या फिर आसपास में कभी गोष्ठियाँ होती हैं तो मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी में अकेली हूँ, लेकिन मुझे लगता है 100 के बराबर हूँ। क्योंकि मेरी एक खुद कही हुई लाइन मुझे याद आती है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी, 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगी। कौन कहता है स्त्री अबला है बेचारी है, कौन कहता है स्त्री अबला है बेचारी है, एक वनिता 100 पुरुषों पर भारी है। कौन कहता है स्त्री अबला है बेचारी है, एक वनिता यहाँ 100 पुरुषों पर भारी है। विश्वास नहीं तो इतिहास निकाल कर देख लो, विश्वास नहीं तो इतिहास निकाल कर देख लो, रक्त बीजों की संहारक भी एक नारी है। तो मुझे लगता है कि एक रोशनी है दिए में, तो हो सकता है कभी आगे भविष्य में 100 दिए में रोशनी आ जाए, लेकिन वही बात है, कोशिश करते रहना चाहिए। कोही भेट्नु भएको छैन विराटनगरतिर? त अरू कोही पनि हुनुपर्ने त छैन? नहीं, ऐसा त्यो मातृभाषाका कविता गोष्ठी अस्ति भर्खर भएको थियो गुरुकुलमा। हाँ। त्यसमा भोजपुरी भन्ने अरू कोही आएन? मैं अकेली थी। अकेले? भनेपछि त लेकिन मुझे खुद पे गर्व होता है, अकेली 100 के बराबर हूँ मैं। कविता के माध्यम से लोग कहते हैं कि ये तो 100 के बराबर है। जी। अब नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि कविता गोष्ठीहरूमा मातृभाषाका कविताहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै, होइन, उत्कृष्ट 10मा पार्दै आइरहेको छ। भर्खरै मात्रै त्यो पनि भइसकेको छ। त्यतातिर मन गएन? त्यता पठाउँ कविता? वहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में मेरा नाम, मेरे वहाँ पे जो लिखा गया था
तो एक बहुत बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, काठमांडू में रहते हैं वो, गोपाल अष्ट नाम है। वो बता रहे कि मुझे कि आपका नाम मतलब जब नैया के फूलों प्रकाशित हुआ तभी ये बात हुई थी कि मतलब कि पूजा भी भोजपुरी में लिखती, इस माध्यम से मैं उनसे मिली थी। तो उन्होंने मेरा नाम और मेरी पुस्तक का नाम दिया, मेरी कृति का नाम उन्होंने दिया था कि पूजा भोजपुरी में लिखती, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में दिया था मेरा नाम। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व नाज की बात है, गर्व की बात है, इतने बड़े मतलब मंच पे मेरा नाम गया। तर के भने अब अरूले लगेर मात्रै होइन, तपाईका कविता, तपाईका जुन जुन साहित्यिक रचनाहरू छन् तिनीहरूले पनि गर्वका साथ त्यहाँ उपस्थिति जनाउनु पर्यो, ताकि तपाईँ पनि गएर त्यहाँ वाचन गरेको, तपाईँले पुरस्कार जितेको, तपाईँले त्यहाँ नाम राखेको हामीले पनि हेर्न पाऊँ। यो त कोशी प्रदेशकै लागि गर्वको विषय हुन्छ नि त, होइन? हामी रचना पनि सुन्ने गर्छौँ। अघि एउटा मुक्तक सुन्यौँ हामीले, अब के सुनाउनुहुन्छ? मैं आपको सुनाऊंगी अपनी एक कविता। जब मैंने शुरू में कलम को पकड़ा था और जब मुझे लगता था, जब मैं मंच पे भी नहीं जाया करती थी, तो जो मन में जो द्वंद था, जो कहीं ना कहीं एक मन में होता था कि मतलब ये ज़िंदगी सिर्फ इसलिए मिली है, मतलब कि शादी किए, बच्चे किए और फिर चूल्हा चक्की में ही जीवन कट जाए, क्या मेरे जीवन कोई मूल्य नहीं है। तो मेरे अंदर की जो एक नारी थी वो बहुत सशक्त थी, वही मुझे यहाँ तक, आज मैं यहाँ पर हूँ, उसके कारण ही। तो मैं ज़्यादा विवरण नहीं दूंगी, मैं कविता पे आती हूँ। छू लूं आसमां यही ख्वाहिश है मेरी, छू लूं आसमां यही ख्वाहिश है मेरी, पालू इतना कि रहे ना कोई तमन्ना अधूरी। ये माना कि मेरे पास उड़ने को पंख नहीं, ये माना कि मेरे पास उड़ने को पंख नहीं, फिर भी मुझे अपने हिस्से का आसमान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए। न डरू न झुकू न थकू न रुकू, न डरू न झुकू न थकू न रुकू, अपनी लड़ाई खुद लड़ू, अपने अंदर साहस और हिम्मत का ऐसा तूफान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए। न पति न पिता न बेटा न भाई, न पति न पिता न बेटा न भाई, मुझे ना किसी का एहसान चाहिए, अपने आप पे गर्व हो, अपने आप पर नाज हो, मुझे ऐसा स्वाभिमान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए। न सोना न चांदी न हीरा न मोती, न सोना न चांदी न हीरा न मोती, मुझे न कीमती सामान चाहिए जो कभी न खोए, हर पल साथ रहे, मुझे मेरा आत्मसम्मान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए। न धरती न समंदर न पूरी कायनात न ये जहान चाहिए, न धरती न समंदर न पूरी कायनात न ये जहान चाहिए, अपने पंखों को फैलाकर उड़ूं बस उड़ती जाऊं, अपने पंखों को फैलाकर उड़ूं बस उड़ती जाऊं, मुझे ऐसा खुला आसमान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए। धन्यवाद। यस्तो लाग्यो कि तपाईसँग गफै नगरौँ, सुनिरहँ तपाईको यो। तो ये मेरी पहली रचना थी जब मैं जब पहिलो नै यस्तो लेखिसक्नु भयो, यो दमदार प्रस्तुति दिइसक्नु भयो भने अहिले भर्खरै लेखिएकाहरूको त के कुरा गर्ने होला र, त्यो पनि अहिले हामी सुन्छौँ। तर तपाईले लेखिसकेपछि पहिलो श्रोता को हुन्छ, कसलाई सुनाउनुहुन्छ? मैं खुद थी। खुद आईना के सामने खड़ा होकर मैंने बहुत खुद को ये मतलब कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि रोना आता था मुझे कभी कभी, खाना बनाते बनाते बच्चों को ये करते करते क्या मतलब इरिटेट, मतलब क्या ऐसे ज़िंदगी कट जाएगी, ऐसे ज़िंदगी मेरी कट जाएगी। तो नहीं, मैं खुद को आईने के सामने खुद को खड़ा होकर बार-बार ये कविता सुनाती थी कि नहीं, मेरे जीवन में जरूर कुछ अच्छा हुआ, जरूर कुछ मैं बेहतर करूँगा, और ईश्वर ने मुझे जरूर कुछ बेहतर करने के लिए दिया है, क्योंकि वो ईश्वर सबको कुछ ना कुछ गुण देता है, मुझे भी दिया है। तो मैंने अपने लेखन के जरिए मतलब इतनी जो भी छोटी मोटी जो भी कदम चल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी ऊंचाइयाँ पकड़ रही हूँ इसी कारण से। जी अब यति आफैलाई बुझिसकेपछि त अब यो उडान भर्न त एकदमै सजिलो छ। कति मान्छेहरूले आफैलाई नचिनेर, आफ्नो गुण नचिनेर, ईश्वरले के वरदान दिएको छ थाहा नपाएर यतिकै जिन्दगी बिताइरहेका हुन्छन्। तपाईले आफैलाई चिनेर अब यहाँसम्म आइसक्नु भयो, अब त अगाडि बढ्न त्यस्तो अप्ठ्यारो नहोला। तर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मनमा खिन्न लाग्छ होला, मेरा रचनाहरू कसलाई सुनाऊ, जसले हिन्दी राम्ररी नबुझ्ला, भोजपुरी राम्ररी नबुझ्ला, होइन?
संपादनको पनि जरुरी हुन्छ नि त आजकल हैन? तो बहुत दिक्कत है। हाँ। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि आप एक तो आप समय दे के लिखिए, है ना, आप बहुत समय दे के उस एडिट करते हैं, लिखते हैं, उसको ठीक करते हैं, बहुत समय लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। उसके बाद से मैं कहीं कहीं सुन रही हूँ कि वाचन करने के लिए पैसा देना पड़ता है, ओहो। आपको प्रकाशित करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। साहित्य में अब ऐसा भी हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि लोग मतलब बहुत सारे संपादक लोग पैसे भी देते थे, बहुत अच्छी अच्छी जो पत्रिकाएं हुआ करती थी। अब तो मैंने सोशल मीडिया के जरिए ये भी जाना है कि लोग को पैसे देने पड़ते हैं। मेरे भाई मेरी रचना छपवा दो, बहुत बुरा लगता है मुझे। ये अच्छा नहीं, ये तो राजनीति हो गया ना इसमें तो बिल्कुल, क्योंकि हम ये सेवा करें ना साहित्य का, उसमें पैसे देने पड़े तो ये तो एक हनन होगा ना, लेखक का हनन होगा, मानवीय संवेदनाओं का हनन होगा। उल्टो पैसा दिनु हाँ पर्ने, वही पैसा उनको यही तो। लेखकलाई पैसा दिएर छाप दिनु छाप। पर्नेमा यो 3वटा पुस्तक थिए नि तपाईँको, यो आफ्नै पैसाले निकाल्नु भयो? नहीं, मैंने पहली पुस्तक अपने पैसे से, हाँ 2 पुस्तकें मैंने अपने पैसे से निकाली। तीसरी पुस्तक मेरी पाठ्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है, जो मध्य प्रदेश से है। वो मैं उनको बहुत प्यार से भैया कहती हूँ, उनका नाम हर्ष तिवारी है। वो बोले बहन आप बहुत अच्छा लिखती हो, आप जितना पुस्तक लिखना चाहो लिख सको, मेरी तरफ से आपकी को भेंट है कि मैं आपको बिल्कुल ये हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। मुझे बहुत छोटी बहन मानती है और बोलते आप जितना लिखो। अभी 4वीं कृति भी आने वाली, लघु संग्रह। भारतको प्रकाशन गृह? हाँ, पाठ्य प्रकाशन जबलपुर, बिहार? जबलपुर मध्य प्रदेश, एमपी। प्रदेश, तो बोले कि अभी 4वीं कृति भी आने वाली है, लघु कथा संग्रह एडिट चल रहा है उस पे। तो भैया बोले कि आप जितना लिखना चाहो बहन, इसलिए नहीं कि आपकी कलम रुक जाए कि पैसे नहीं है, कहाँ से मैं पैसे लाऊं। तो इस तरह क्योंकि उनका कुछ प्रकाशन भी है, इस कारण से वो ऐसे अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें ना तो सभी बहुत आगे निकल जाएंगे। मुझे जान कोई भी क्षेत्र हो, एक दूसरे सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात, एक तरह का सेवा भी हुआ है ना, एक अच्छा कर्म भी हुआ, उस पर से आप सेवा भी कर रहे हैं। त्यो शब्द सुनेको बेलाको खुसीको त बयान गर्न सक्नुहुन्न होला, जुन बेला चाहिँ बहिनी जति लेख्ने हो लेख, म निकाल्छु। किनभने कसलाई दिउँ कसलाई सुनाउँ भनिरहेका बेला त्यसरी कोही मान्छे भेटिनु भनेको त मेरे अच्छे कर्मों का फल है। थैंक यू भगवान जी। अर्को कुनै एउटा रचना? आपने अभी ये बात जोड़ा था मुझसे कि जैसे कि कुछ जैसे लिखते लिखते हमारा नेगेटिव नकारात्मक हो जाता है मन की, किसको सुनाएं, कैसे बोले, कहाँ से बोले। तो मैं जब निराशा जब मन में जब होने तो उसके लिए मैं एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है उम्मीद। हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं वो जो निराशा के पथ पे जो पथिक निकल चुके हैं उनके लिए मेरी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यूं ना उम्मीद छोड़ तू, यूं ना हिम्मत हार तू, यूं ना उम्मीद छोड़ तू, यूं ना हिम्मत हार तू, तू तो कर्म योद्धा है, बैठे बैठे क्या करे विचार तू। आत्मविश्वास कर प्रबल, जोश को अपनी ढाल बना, ताकत की तलवार से हर चुनौतियों का मुकाबला कर जरा। आत्मविश्वास कर प्रबल, जोश को अपनी ढाल बना, ताकत की तलवार से हर चुनौतियों का मुकाबला कर जरा। असंभव भी संभव हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा, स्वयं पे तो विश्वास कर तू, यूं ना उम्मीद छोड़ तू, यूं ना हिम्मत हार तू, तू तो कर्म योद्धा है, बैठे बैठे क्या करे विचार तू। जंग का आगाज कर, अंजाम की फिक्र न कर, जंग का आगाज कर, अंजाम की फिक्र न कर, डर से डगमगाए जो तेरे कदम, तो अपने डर का संहार कर। लड़खड़ाना इतना, घबराना इतना, लड़खड़ाना इतना, घबराना इतना, खुद से खुद को संभाल तू, यूं ना उम्मीद छोड़ तू, यूं ना हिम्मत हार तू, तू तो कर्म योद्धा है, बैठे बैठे क्या करे विचार तू। ये तो तेरी कर्म भूमि है, ये तो तेरी कर्म भूमि है, ये तो तेरी रण भूमि है, जीत तो तेरे है निश्चित होनी है। जिस दिन तू विजयी हो जाएगा, सारी दुनिया में तेरी बहादुरी का परचम लहराएगा। लिखेगा स्वर्ण अक्षरों में तो इतिहास, लिखेगा स्वर्ण अक्षरों में तो इतिहास। आत्मविश्वास से खुद को भर तू, यूं ना उम्मीद छोड़ तू, यूं ना हिम्मत हार तू, तू तो कर्म योद्धा है, बैठे 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 क्या करे विचार। बहुत राम्रो, बहुत मिठो। अघि मैले भनिसकेँ तपाईँसँग कुराकानी होइन रचनै मात्रै सुन्नु जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ त बुहारी पनि हैन? मैं बहू बहू। अब लेकिन मुझे नेपाल देश मतलब जो मैं जब शादी करके आई तो मन में था कि मैं दूसरे देश जा रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा दिन लगा भी 3-4 साल, थोड़ा घूंघट उंगट, बच्चे कच्चे, घर बार थोड़ा लगा भी, लेकिन जैसे मैं साहित्य क्षेत्र में आई तो मैं भूल गई कि मैं यहाँ की बेटी हूँ या बहू हूँ। मुझे इतना प्यार मिला, मुझे कभी
दबाव नहीं दे गया कि आप नेपाली में बोलो, आपको जैसे बोलो, आपको जैसे बोलना, जो कविता बोलना बोलो। मतलब मुझे बहुत बहुत कभी मुझे भाषा की वजह से कभी मुझे पछाड़ा नहीं, ये बात मैं खुले मन से कहना चाहती हूँ। घरमा केही तकलिफ छैन तपाईले नहीं, यसरी? नहीं, पूरे फैमिली का पूरा सपोर्ट है, हस्बैंड का बहुत बहुत सपोर्ट है। वो ज्यादा खुश हो रहे थे कि कहाँ जा रही हो, कविता पढ़ने जा रही हूँ। बोले हाँ, कविता पढ़ने जा रही हूँ। वो ज़्यादा खुश होते हैं। बाहर में भी जाती हूँ तो ये बहुत सारे विराटनगर में बहुत सारे मतलब कि मेरे दादा लोग हैं, किसका नाम सोचती हूँ, बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सबको बहुत, इस मंच के माध्यम से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इसलिए कि आपने एक बहू मतलब महसूस नहीं, बहू ऐसा लगा मुझे कि मैं यहीं की थी। नहीं होता कुछ दिन के लिए मैं कहीं और चली, मैं यहीं की थी और यहीं आ गई, मुझे ऐसा महसूस होता है मैं यहीं की थी। कहिलेकाहीँ पतिलाई सुनाउनुहुन्न तपाईले लेखेको सिर्जना? शुरू में सुनाती थी, अब नहीं सुनाती, क्योंकि मैं अब ज़्यादातर कहानियों पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ ज़्यादातर। लघु कथा जस्ट खत्म हुआ है तो वो तो सुना नहीं सकते, प्रकाशित होगी तो पढ़ाऊंगी। फिर सोचती हूँ हिंदी में लिख रही हूँ, सोचती हूँ कि उसको नेपाली में ट्रांसलेट करके जरूर मतलब सभी मेरे कृति को पढ़े, ऐसा मेरा मन में बहुत होता है। फेरि अर्को एउटा रचना सुनौँ, कस्तो मजा लागिरहेछ रचना नि। ठीक है, मैं आपको अपनी एक रचना भोजपुर में सुनाना चाहूंगी। सृष्टि के जन्म देवे वाली नारी, राम पैगंबर के महतारी नारी, देवता वीर योद्धा के जननी नारी, फिर काहे कहेला दुनिया नारी बेचारी। सावित्री बन के मौत के हरैनी, लक्ष्मी बाई बन के अंग्रेजन के धूल चटैनी, त्याग की मूर्ति वात्सल्यता की प्रतिमा, त्याग की मूर्ति वात्सल्यता की प्रतिमा, हमर बलिदान के गवाह ई दुनिया सारी, फिर काहे कहेला दुनिया नारी बेचारी। सती के नाम पे जरावल गईल, सती के नाम पे जरावल गईल, मीरा के नाम पे जहर पियावल गईल, सीता के नाम पर अग्नि परीक्षा लिहल गईल, पर नारी कबो कोनो चुनौती से ना हारी, पर नारी कबो कोनो चुनौती से ना हारी, फिर काहे कहेला दुनिया नारी बेचारी। हम चाहली तो हवा के रुख मोड़ सकीला, अगर हम जीत पे अड़ जाई तो धरती के अंबर से जोड़ सकीला, लक्ष्मी सरस्वती चंडिका लाख रूप हमर ई दुनिया पे भारी, फिर काहे कहेला दुनिया नारी बेचारी। चलेला हमरे दम से जग संसार, अपना के सुखा के भरले बानी अपनन के जीवन में प्यार, तबो दुनिया समझेला हमरा के बेकार, पुरुष से ज्यादा बा हमरा में सहनशीलता और समझदारी, पुरुष से ज्यादा बा हमरा में सहनशीलता और समझदारी, फिर काहे कहेला दुनिया नारी बेचारी, फिर काहे कहेला दुनिया नारी बेचारी। बहुत मिठो। तपाईले भारत गएर पनि यस्तो साहित्यिक गोष्ठीमा भाग लिनु भएको छ? हाँ, भारतमा हुने साहित्यिक गोष्ठी र नेपालमा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक, केही सम्मान, केही उपमा केही छ? हाँ, मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ कि नेपाल का जो साहित्य हम देखते हैं और जो भारत का जो अभी तत्कालीन जो साहित्य है, मैंने पहले भी पढ़ा, जैसे कि मैंने अमृता सिंह को जी को पढ़ा है, या फिर बहुत सारे फणीश्वर नाथ रेणु जी को पढ़ा है। तो जो पहले के जो साहित्यकार हुआ करते थे, उनके जो कहानियाँ जो होती थी, जो कविताएं होती थी, जैसे कि दिनकर जी की कविताएं, मैं बहुत प्रेरित हुई। मतलब शुरुआत में मैं उन्हीं को पढ़ के मतलब कि ऐसा लगा कि मैं भी बिल्कुल मैं उन्हीं के क्षेत्र की हूँ, ऐसा मुझे महसूस, मैं उन्हीं के मतलब वंशिक हूँ मतलब। तो मैं उनसे बहुत ही प्रेरित हुई। लेकिन थोड़ा सा मुझे देखकर यहाँ जो हमारे विराटनगर या फिर हमारा जो ये भारत नेपाल का, यहाँ अभी भी संवेदना है और दर्द के ऊपर लोग या फिर जो सशक्तिकरण के ऊपर ज़्यादा ध्यान है लोगों का, जो यहाँ के जो साहित्यकार लोग हैं। लेकिन एक चीज़ मैं भारत की तरफ रियलाइज करती हूँ, वहाँ रस स्वादन, हास्य, इस पे ज़्यादा उन लोगों का ये होता है, उसको ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो चीज़ फिर जो बेसिकली चीज़ें हैं जिसके लिए कविता मुझे लगता है कि बनी है, वो चीज़ कम मतलब मिट्टी जैसा लग रहा है, थोड़ा सा मस्ती वाला माहौल, थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक, ये ज़्यादा मैंने वहाँ देखा। और यहाँ थोड़ा मैंने देखा पीड़ा, दर्द, उत्पीड़न, पर पीड़ा महसूस, सेंटिमेंटल भावुकता वाला विषय जो यहाँ ज़्यादा है।
तो मैं इसी टाइप की कविताएं ज़्यादातर लिखती हूँ, भावुकता, नारी सशक्तिकरण, नारी उत्पीड़न। मैं तो इसीलिए मुझे इसलिए ऐसा लगा कि मैं यहाँ ज़्यादा सूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो स्वाद है मेरा स्वाद से मिलता है। फिर वहाँ थोड़ा ये चीज़ में ज़्यादा होने लगा है, मतलब कि मंच पे हंसी मजाक थोड़ा ज़्यादा। नारीलाई गर्ने सम्मान, साहित्यकार जो नारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गर्ने सम्मानमा यहाँ र उहाँमा केही भिन्नता नहीं, भिन्नता नहीं है। बहुत वहाँ भी जैसे यहाँ पे बहुत नारी को सम्मान देते हैं, वहाँ भी नारी को बहुत सम्मान देते हैं, जो सच्चे। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसक्यौँ, तर अब एउटा हिन्दी रचना कुनै एउटा सुनेर अनि बिट मार्छौँ। तुम फूक मारोगे तो क्या हम बिखर जाएंगे, तुम फूक मारोगे तो क्या हम बिखर जाएंगे, ऐसा ना सोचना हम तो और निखर जाएंगे। है हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा यकीन, है हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा यकीन, बहुत सी तालियां बजेंगी हम जिधर जाएंगे, बहुत सी तालियां बजेंगी हम जिधर जाएंगे। एक 4 पंक्ति और निवेदित करती हूँ। कभी जब वो स्टार्ट होता है तो फिर रुकता ही नहीं है, दूसरे को बोलना पड़ता है, भाई मुझे भी चांस दे दो, वही वाली बात मेरी भी है। ठीक है। रोज टूट के बिखर जाते हैं, रोज टूट के बिखर जाते हैं, मेरे हौसले निखर जाते हैं, रोज टूट के बिखर जाते हैं, मेरे हौसले निखर जाते हैं। मत करो संघर्षों को बदनाम, मत करो संघर्षों को बदनाम, इन पर चढ़ के ही तो हम शिखर जाते हैं, इन पर चढ़ के शिखर जाते हैं। बहुत मिठो। पढ्दाखेरि तपाईले नेपाली साहित्यिक कृतिहरू पढ्न सक्नुहुन्छ या पढ्न सक्नुहुन्न, नेपालीमा लेखिएका? मुझे पढ़ने में बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाती है। अभी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, तो मुझे लगा कि जिस भाषा में ज्यादा सहूलियत हो उसी भाषा में, लेकिन दूसरी बार पूरी कोसिस करूंगी कि मैं जब भी आपसे मेरी मुलाकात। होइन यो कुराकानीको क्रमलाई त जे भएको छ ठिक छ हैन, तर तपाईले पढ्दाखेरि धेरै कुराहरू लिन सकिन्छ। तपाईले हिन्दी साहित्यलाई बढी पढ्नुहुन्छ कि अब नेपालमा बसेपछि नेपाली साहित्यलाई नै? हिंदी साहित्य और भोजपुरी, मैं झूठ नहीं बोलती, हिंदी और भोजपुरी पढ़ती हूँ, लेकिन अब मैं नेपाली में भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। पढ़ना चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर लेकिन जब जैसे मैं सोचती हूँ ना, जैसे हम सोचते हैं, नींद में भी सोचते हैं, आँख बंद करके सोचते हैं, या फिर ऐसे भी सोचते रहते हैं, तो मैं हिंदी में ही सोच पाती हूँ, क्योंकि बेसिक मतलब वो चीज़ है जहाँबाट आएको छ त्यही हुन्छ। हजुर, पक्कै पनि यहाँ मिठा मिठा कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभयो, यहाँसम्म आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरू त्यसै उज्जवल छ तपाईँको, हामीले शुभकामना दिइरहनु पर्दैन, र पनि अझ धेरै उज्जवल रहोस् हाम्रो शुभकामना छ। जाँदा जाँदै केही भन्नु छ, केही कुरा राख्नु छ भने प्लिज। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ना हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, है ना। और जो हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी यूं ही व्यर्थ होगी, जैसे हम सोचने लगते हैं कभी कभी। आजकल बहुत चारों तरफ नेगेटिव थॉट, बहुत आजकल जो यंग जनरेशन में देख रही हूँ सिर्फ नेगेटिव बात, मतलब क्या। तो अपने बच्चों को या फिर खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, और हमें ये बात कि जो इस वर्ण में जो जन्म दिया है ना, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई अर्थ है, उस अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और ये सबसे बड़ा मतलब कि आज जो युवा पीढ़ी जो भटकने लगा है ना, तो ये सबसे बड़ा निदान है कि अपनी प्रतिभा को पहचाने। आपके अंदर जरूर इस वर्ण एक प्रतिभा तो जरूर, आपके अंदर प्रतिभा जरूर छुपी हुई है, उस प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है। धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम अन्तरङ्गको लगभग समय अवधि आजको लागि सकिने लागेको छ। हामी अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम अन्तरङ्ग तथा कार्यक्रम अन्तरङ्गका सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।